जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 38। आज के लेक्चर में चैप्टर 6 के हम होम असाइनमेंट और पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको असाइनमेंट दी गई थी जिसमें एमसीक्यूज भी शामिल थे। किधर है असाइनमेंट? नहीं असाइनमेंट, खड़े हो जाओ, शाबाश, जल्दी से खड़े हो जाओ मेरा भाई, जल्दी से। क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट क्यों नहीं की असाइनमेंट? खड़े हो जाओ। असाइनमेंट क्यों नहीं की आपने? असाइनमेंट दी थी ना कल मैंने। ये कितनी देर की असाइनमेंट थी? ये एक 30-35 मिनट में असाइनमेंट निपटे। कितना टाइम लगा आपको? 40 मिनट। और नहीं असाइनमेंट करते आप लोग? असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है आपकी? असाइनमेंट किधर है आपकी? असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की असाइनमेंट? कब करेंगे आप लोग असाइनमेंट? ये छोटे भाई ने खा ली क्या? छोटे भाई ने ऐसा ना करें यार, छोटे भाई को समझाए यार। जी भाई, असाइनमेंट कोई असाइनमेंट नहीं। तू तो शरीफ आदमी है, तूने क्यों नहीं असाइनमेंट की? कल तबीयत खराब हो गई। बैठ जा। असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट है असाइनमेंट क्यों नहीं असाइनमेंट करते यार? बैठ जा। मैं तुझे असाइनमेंट की है, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। चल हाँ, क्यों नहीं करते असाइनमेंट आप लोग? ये सिर्फ लॉ की असाइनमेंट नहीं करते कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी नहीं करते? बाकी की भी नहीं करते? चले फिर ठीक है, फिर बैठ। बाकी की करते हैं? बाकी की करते हैं? नहीं फिर खड़े हो जाए। बाकी की सर आप नहीं करते पक्का? बैठ जा फिर। आप नहीं बाकी सब्जेक्ट की असाइनमेंट करते हैं? आप बाकी की करते हो? खड़े रहो। बाकी सब्जेक्ट की असाइनमेंट करते हो? नहीं करते। आधे बैठ जाओ। बैठ जाए भाई। मैं दरखास्त ही कर सकता भाई, असाइनमेंट कर लिया करें, इससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता। आज का दिन आपको दिया, कल कर आइएगा जी। अच्छा चलिए, होम असाइनमेंट जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जी, अच्छा हाँ, प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश पूछे। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ ए स्टेट नेसेसरी। ठीक है, इससे आपने हमेशा ये जहन में लेके आना है कि किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, किसी भी फंक्शन को अटेंड करने के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो फंक्शन ही कैंसिल हो गया, वो इवेंट ही कैंसिल हो गया जिस इवेंट को अटेंड करने के लिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, जिसकी क्लासिक एग्जांपल क्या हमने देखी कि वो हाँ मैच वाली और वो किंग चार्ल्स वाली एग्जांपल। ठीक है, उसकी ताजपोशी देखनी थी लेकिन ताज चोरी हो गया था। हाँ जी, होटल वालों का कसूर नहीं है, लेकिन हमने जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, और पर्पस बता देना जरूरी है, पर्पस बता दिया था तब वो पर्पस ही पूरा नहीं हुआ। ठीक है, वो पर्पस ही पूरा नहीं, तो एग्रीमेंट कैंसिल। ठीक है, आपको किसी ने कहा आई विल मैरी यू इफ यू कंप्लीट सीए। आपने आके सीए में एडमिशन ले लिया और अगले पूरे 2 साल की फीस जमा करवा दी। 3 महीने बाद पता चला उसकी शादी हो गई। अब बताइए, आपने कॉलेज वालों को कह दिया था मैं इसलिए सीए कर रहा हूं, तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं? अब तो वाइड हो गया ना।
ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं नहीं भाई ऐसे ऐसी चीजें रिपीट ना करो, हाँ तेरी मेहरबानी। क्वेश्चन 8, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल और एंटीसिपेटरी, ये फर्क जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्चुअल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटीसिपेटरी। इन भाईजान को हमने ऑर्डर दिया, हमने कहा कि आपने 10 दिन के बाद फॉर एग्जांपल 15 तारीख को 100 किलो चिकन हमें सप्लाई करना है। एग्रीमेंट हो गया। अब 15 तारीख आ गई, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको चिकन सप्लाई नहीं करूंगा। ये ब्रीच है। ये कौन सी ब्रीच है? एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है कि डिलीवरी 15 तारीख को करनी थी, इन्होंने 8 तारीख को आके कह दिया सर जी आपको सप्लाई कोई नहीं मैं करूंगा, 15 तारीख को सप्लाई कोई नहीं करूंगा। या इनके पास जितनी भी वो 100 kg वाली जितनी भी मुर्गियां थी वो सब के सब इन्होंने आगे किसी को बेच दी। अब इनके पास वो चीज ही नहीं है तो 15 तारीख को इन्होंने हमें सप्लाई करनी है। ठीक है, यहां तो क्लियरली कह दिया कि सर 15 तारीख को आपको कोई चिकन सप्लाई नहीं करूंगा। या इनके पास जो चिकन था 15 से पहले उन्होंने सेल कर दिया किसी को, तो अब हमें पता चल गया कि ये ड्यू डेट पे सप्लाई नहीं कर सकते। तो 8 तारीख को जब इन्होंने यहाँ हमें बता दिया या वो चीज आगे किसी और को सेल कर दी जो हमें सेल करनी थी, तो क्या 8 तारीख को हमें पता चल गया कि 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा? इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी का मतलब पहले से अंदाजा हो जाना, पहले से एक्सपेक्टेशन हो जाना, ये होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। लॉ कहता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आप चाहे तो 15 तारीख तक का इंतजार कर लें और चाहे तो उसी वक्त ये समझ लें कि अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 8 तारीख को हो जाए। तो एंटीसिपेटरी और एक्चुअल में फर्क समझ आ गया? अब ये एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई और कंसेप्ट है और एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेंडर ये और कंसेप्ट है। ठीक है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की भी 2 टाइप्स है, परफॉर्मेंस की भी 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, और इसी तरह ब्रीच की भी 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। और कोई क्वेश्चन? सर अगर रीजन भी बताइए एग्रीमेंट की, लेकिन जो हमें चीजें उसमें प्रोवाइड करनी है वो पेरिशेबल नेचर की है, जिससे नुकसान तो होगा, उस केस के अंदर उसे मतलब कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे? नहीं, क्या मतलब कि जिस बंदे ने हमें सामान सप्लाई करना था उसकी गुड्स पेरिशेबल नेचर की थी और उधर कोई मसला आ गया, ठीक है, तो देखें फर्ज कीजिए हमने इसे कहा था कि हमें 10 भैंसें बेच देना। ये भैंसें इनके पास थी लेकिन इनको कोई बीमारी लग गई, सारी एक एक करके मर गई। इस सिचुएशन में इन्होंने, ये प्रॉमिजर है, इन्होंने भैंसें सप्लाई करनी थी, मैं प्रॉमिजी हूं, क्या मैं इनको कोई कंपनसेशन पे करूंगा? मेरा कंपनसेशन पे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैं तो कहूंगा भाई तूने तो खुद पूरा नहीं किया, मेरा तो अपना नुकसान हो गया। दूसरा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपनसेशन मुझे पे करेंगे? ये भाईजान मुझे कंपनसेशन पे करेंगे? ड्यू डेट पे इन्होंने भैंसें मुझे सप्लाई नहीं की, क्यों नहीं करेंगे? ये सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे फूड सप्लाई करनी थी, प्रॉमिस की निकाह के फूड सप्लाई करनी है शादी का वक्त है, ठीक है, शादी किसी वजह से हुई नहीं और वो फूड लेकर आ गया, फूड जो वो पेरिशेबल नेचर है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि सर वो जो एग्जांपल थी ना स्टेट नेसेसरी, इसमें अगर फर्ज कीजिए हमने किसी को ऑर्डर दिया था कि शादी का फंक्शन है, इसके ऊपर आपने ये फूड लेके आना है, ठीक है, वो था पेरिशेबल नेचर का। फर्ज कीजिए हमने ऑर्डर दिया था, हमने कहा भाईजान हलवा लेके आइएगा, तो ड्यू डेट के ऊपर शादी कैंसिल हो गई और वो भाई हलवा ले आए, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपको ना सिंपल कंसेप्ट बताए जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्रैक्टिकली वो डिटेल में, एक केस ऐसे नहीं लंबे हो जाते पेशी पे पेशी, इसमें बाज़ का कुछ फैक्ट्स भी ऐसे होते हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना होता है। इसमें देखा जाएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया था कि ये जो हम आपसे चीज़ें प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं इनका पर्पज़ ये क्या है, ये शादी की तकरीब होगी इसमें सर्व करना है गेस्ट को, ये अगर तो बता दिया गया था और उसके बाद शादी कैंसिल हो गई और पहले से इंटीमेट कर दिया,
पहले से इंटीमेट कर दिया तो फिर ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझा जाएगा कि वो जो एग्जिस्टेंस जिस इवेंट, ये एक तरह से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि जिस इवेंट पे डिपेंड कर रहा था, जो इवेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था वो कर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर पहले से ही कैंसिल हो गई थी शादी लेकिन बताया लेट और उसने अपना वादा पूरा कर लिया, इस सूरत में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए बेहतर होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई कंडीशन ऐड कर दी जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस पर्पस के लिए किया जा रहा है, ताकि अगर वो पर्पस बाद में किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट भी हमें पूरा ना करना पड़े। वरना अगर पर्पस ना मेंशन किया, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो फिर चाहे आपका पर्पस पूरा होता है या नहीं होता, इससे फिर प्रॉमिसर को लेना देना कोई नहीं। वो इन एनी केस आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। जी जैसे आपने भी बताया ना कि तो कुछ देर पहले उसको बता दिया, ठीक है, लेकिन मतलब रात वगैरह कोई आ रही थी या कोई आ रहे थे फंक्शन में, लेकिन एन मौके पे जब खाना वगैरह सारा कुछ लग गया, दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया और नहीं, अगर अहम टाइम पे दूल्हे का एक्सीडेंट हो जाए कोई बात नहीं, फौरी तौर पे कोई और किसी और को तैयार करके उसकी शादी करवा देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। एंड अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन 8, ब्रीफली डिस्कस। अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स केस स्टडी में ले आते हैं यार, ऐसे ना किया करें। ब्रीफली डिस्कस वेदर प्रॉमिसर डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। आपने बताना है क्या प्रॉमिसर की लायबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं इन केसेस में। पहला, अकरम ओन्स मनी टू बशीर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। अकरम ने बशीर के पैसे देने हैं। इट इज एग्रीड बिटवीन अकरम बशीर एंड शाजिम दैट बशीर शैल नाउ एक्सेप्ट शाजिम एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ अकरम। जी, अकरम ने बशीर के पैसे देने थे और बशीर ने कहा अकरम चल तू निकल जा, तेरी बजाय शाजिम को मैं डेटर एक्सेप्ट कर, अब मैं इससे पैसे ले लूंगा। क्या ये ऐसे हो, अकरम की लायबिलिटी खत्म हो गई? यस हो गई। अब ये कौन सा वाला केस है वाला? नोवेशन, नोवेशन वाला, शाबाश, नोवेशन वाला। तो जब नोवेशन हो यानी नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस सूरत में फिर पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी खत्म। बी, आजम ओज बाबर ₹10,000. Azam enters into agreement with Babar and gives Babar a mortgage of his state, यानी वो बदले में अपनी प्रॉपर्टी दे देता है उसको for ₹5,000 in place of debt of ₹10,000. वो कहता है भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास 5,000 की प्रॉपर्टी है, ये मैं तुम्हारे नाम मॉर्टगेज कर देता हूँ या ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन 5,000 की। क्या ये वैलिड है? 10,000 की सेटलमेंट 5,000 से की जा सकती है? बिल्कुल, अगर पार्टीज दोनों एग्री करें तो फिर हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? रिमिशन, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर प्रॉमिस। सी, अजमल ओव्स बोरिस ₹10,000 अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। बोरिस ओव्स चंद्रा ₹10,000। बोरिस ऑर्डर्स, अमजद ने बोरिस को पैसे देने थे, बोरिस ने चंद्रा को देने थे। अब बोरिस ने ऑर्डर किया, उसने कहा मैं दरमियान में से निकल जाता हूं। बोरिस ऑर्डर्स अजमल टू क्रेडिट चंद्रा विद ₹10,000 इन हिज बुक्स। उसने कहा भाई अपनी बुक्स में तुम चंद्रा को क्रेडिट कर दो, यानी चंद्रा को तुमने पैसे देने हैं। तुमने अब किसको पैसे देने हैं? मेरी बजाय चंद्रा को पैसे देने हैं। बट चंद्रा डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट, लेकिन चंद्रा ने कहा नहीं मुझे ये मंजूर नहीं। बताइए क्या ये नोवेशन है? नोवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टीज की कंसेंट नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, एग्रीड नहीं है पार्टी। नेक्स्ट, डी, आसिफ प्रॉमिसेस बिनिश टू सेल एंड डिलीवर 500 bales of cotton on 1st November at her warehouse, and Binish promises to pay for goods on 1st December. Asif does not supply the goods. जी, क्या प्रॉमिसर की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी? वो गुड सप्लाई नहीं करता, नहीं, ठीक है, वो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, क्या अब बिनिश को पैसे अदा करने हैं? नहीं, पैसे अदा नहीं करने।
ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अब बेनिश को पैसे अदा नहीं करने आसिफ को सप्लाई ऑफ गुड के, क्योंकि उसने सप्लाई नहीं किया, बल्कि बेनिश अगर चाहे तो डैमेजेस क्लेम कर सकती है। E. Zahid promises to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, Zahid and Yasir mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments at Zahid's warehouse. पहले उन्होंने एग्री किया था कि सारी की सारी 500 बेल्स 1 नवंबर को ही डिलीवर की जाएगी। अब क्या एग्री किया? 5 इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर की जाएगी। ठीक है, अब बताइए ये क्या है? ऑल्ट्रेशन है, ऑथोराइज्ड है, यानी दोनों पार्टीज ने ऑथोराइज किया ना, बिल्कुल ये ऑथोराइज्ड ऑल्ट्रेशन है। F. Adil promises to paint a picture for Salim. Salim afterward requested Adil not to do so. Adil agrees. अब क्या ये? रिसियन, और ये है रिसियन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज एग्री होगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया जाए। ठीक है, रिसियन का वर्ड एक इससे पहले हमने पढ़ा हुआ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो तो जो एग्रीड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है, लेकिन वो रिसियन थी बाय वन पार्टी। ये रिसियन क्या है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये वैलिड है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर खत्म किया जा सकता है। एच. Azam owes Babar rupees 5,000. Azam pays to Babar and Babar accepts in satisfaction of the whole debt rupees 2,000 paid at the time and place at which rupees 5,000 were payable. पेबल 5,000 थे, पे किए 2,000 फुल सेटलमेंट में। रिमिशन, बिल्कुल एक्सेप्टिंग लेसर प्रॉमिस। जे. Ahmed owes Rizwan under a contract a sum of money or the amount of which has not been ascertained. Ahmed without ascertaining the amount gives to Rizwan and Rizwan in satisfaction thereof accepts the sum of 20,000. आपको याद होगा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस नहीं फाइनल की जाती बल्कि कहा जाता है प्राइस शैल बी डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी। इसका मतलब है अभी इसमें प्राइस फाइनल नहीं हुई। अब थर्ड पार्टी ने अगर अभी तक प्राइस फाइनल नहीं की लेकिन उससे पहले पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती है कि भाई हमने आपसे पेट्रोल खरीदा है और हमने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट की प्राइस होगी 30 जून को उस प्राइस पे हम ये सेल परचेज करेंगे, पैसे अदा करने हैं। लेकिन अब वो तो दूर ऐसा करता है, पहले ही एग्री कर लेते हैं, क्या आप 280 रुपये पर लीटर के लिहाज से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं? उसने कहा ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि एक्चुअल जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट डिटरमिन होनी थी वो भी बाद में होनी है। उसकी डिटर्मिनेशन से पहले ही पार्टीज अगर अमाउंट सेटलमेंट का इरादा कर लें अमाउंट सेट, तो क्या वो वैलिड होगी? यस वैलिड होगी। तो ये जे का केस भी वैलिड है। भाई क्लियर? Ashraf owes Habib rupees 20,000 and is also indebted to other creditors. Ashraf makes an arrangement with his creditors including Habib to pay them composition of 50% upon their respective demands. Ashraf pays rupees 10,000 to Habib. ठीक है, अशरफ ने पैसे पे करने थे लेकिन वो पैसे पे नहीं कर सका सारे क्रेडिटर्स को, 50% तक पे कर सकता। उसने कहा जिसने 50% तक लेने हो फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट वो आके ले ले। और हबीब को 20,000 पे करने थे, उसने 10,000 पे कर दिए। 50% से ज़्यादा वो किसी को भी पे नहीं कर सकता। क्या अशरफ रिलीज हो गया फ्रॉम लायबिलिटी? क्या उसने 10,000 अभी देने हैं? रिलीज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि वो रिलीज हो गया, लेकिन इस्लामी कवानीन के मुताबिक भाई कर्जा जो है वो अगर अदा करना लाजम, वो तो शहीद को भी माफ नहीं। कर्जा जो किसी से लिया वो तो अदा करना लाजमी है। लेकिन हमें चूंकि उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक जवाब दो, इसलिए हम कहेंगे कि अगर किसी को पूरे पैसे देने थे नहीं दिए, आधे दिए और उसने सबर शुक्र करके उसने कहा भागते चोर की लंगोटी से ही चलो आधे ही बढ़े हैं, तो लाइबिलिटी पूरी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सिखा रहा है कि किसी को थोड़े भी पैसे दे दे इन सेटलमेंट ऑफ फुल और वो कहे चलो ठीक है, अपनी खुशी से कोई माफ कर दे तो लहदा बात है। लेकिन जब उसको नजर आ रहा हो कि इससे मजीद कुछ पैसे नहीं मिलने और वो कहे चलो यही दे दो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक क्या है, ये
ठीक है, फुल लायबिलिटी सेटल हो गई। के क्लियर जी? के वाला पॉइंट क्लियर हो गया? एल, अदील कॉन्ट्रैक्ट्स विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस। Sajid neglects or refuses to point out to Adil the places in which his house requires repair. रिपेयर करनी है लेकिन कहता है भाई मैं बताऊंगा नहीं किधर रिपेयर करनी है। कौन से वाला केस हुआ? Promises neglect, promises neglect। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट void। इस केस में डैमेजेस मिलेंगे। डैमेजेस किसको मिलेंगे भला? अदील को, ठीक है, क्योंकि साजिद का कसूर है। एम अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर टेयर बाय मैजिक। वॉइड है, इम्पॉसिबल है, वॉइड। एन ए म्यूजिक हॉल वाज रेंटेड आउट फॉर ए सीरीज ऑफ कंसर्ट, द हॉल कॉट फायर बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट कंसर्ट। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शाबाश। सवाल पूछे हैं 2-3 भाई ने, लेकिन कंसेप्ट ठीक हो गया भाई, ठीक है। Oh, Atif agreed to sing on a specific day. Atif fell seriously ill and could not perform on that day. Supervening impossibility. Okay, doctrine of frustration. Personal incapacity. ये doctrine of frustration नहीं है? Doctrine of frustration है कि नहीं है? ये लफ्ज ही पहली दफा सुन रहे हैं हम। डॉक्ट्राइन, ये कहाँ था? ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किधर था लफ्ज? भाई और किधर था लफ्ज? ये लिखा, बताया था, लिखा नहीं हुआ। अच्छा, ये पर्सनल इनकैपेसिटी वाले के आगे लिखा नहीं हुआ, चलिए लेकिन ज़बानी तो बताया था ना। ये जब पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सके, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी के साथ लिख ले, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, वाइड किस वजह से? पर्सनल इनकैपेसिटी। पी, जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट ए फॉरेन पोर्ट। जाहिद गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर वार अगेंस्ट अ कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। एलियन एनिमी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। ये क्या वार सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आता है? और ये जो स्ट्राइक्स लॉकडाउन होते हैं, वार सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की एग्जांपल है। स्ट्राइक्स और वार वगैरह एग्जांपल नहीं है। अनलेस एग्रीड, ठीक है, ठीक है जी, अनलेस एग्रीड, शाबाश। क्यों? एलेक्स एंड बोरिस कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। Before the time fixed for the marriage, Alex goes mad. Death or personal incapacity. हाँ हाँ, तो वाइड हो गया ना ये। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, शाबाश। क्यों? आर, आसिम agreed to supply gold within a specified time. He failed to supply in time because of government's restriction on transport of gold from collieries. collieries क्या होता है? collieries के क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं? collieries, collieries क्या होती है? काने। गवर्नमेंट ने कहा कानों से सोना नहीं निकालना, तो क्या अब सोना डिलीवर करने? अब देखिए सिचुएशन क्या है। आसिम ने एग्री किया था कि वो सोना सप्लाई करेगा, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कान से सोना निकालना मना है। सब्सिक्वेंट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट से लेके तो दे सकता है ना, कानों से सोना निकालना मना किया है, मार्केट से तो सोना खरीदा जा सकता है। तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, या डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है। एस अजय, ए फर्नीचर रिटेलर एग्रीड टू सप्लाई सर्टन फर्नीचर टू संजय एट एन एग्रीड रेट। आफ्टरवर्ड्स देर बाद, और ये कौन है?
ठीक है. Afterwards, there was a sharp increase in rates of timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply. Commercial impossibility. क्या contract valid है या void? Contract remains valid. Promisor is liable to perform. Promisor is not discharged from liability. Promisor is T. Alex entered into a contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine, a manufacturer of these goods. Catherine did not manufacture those goods. Default of third party. Default of third party. Contract Still valid. वैलिड है. क्यों ये थर्ड पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया? थर्ड पार्टी ने बनाना था. हाँ जी, डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है. शाबाश. यू Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. ये क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं? राइट्स बोलते हैं. दंगे फसाद की वजह से, स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह. तो क्या ये वैलिड है? क्यों? आपने अभी बताया था वार के केस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है. ये वार का केस नहीं है. ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. वी एच बी एग्री टू लेट आउट ए बोट टू हैरी फॉर व्यूइंग ए नेवल रिव्यू ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड सेवंथ एंड टू सेल अराउंड द फ्लीट. दो पर्पस के लिए उसने बोट दी. सैरो तफरी भी करनी है और ताजपोशी, कोरोनेशन ऑफ किंग एडवर्ड. Owing to king's illness, the naval review was abandoned, but the fleet was assembled. The boat therefore could not be used to sail around the fleet. Partial impossibility. Partially एक पर्पस नहीं हो सकता, दूसरा पर्पस हो सकता है. पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? वैलिड है. Question 9. What is meant by discharge of a contract? Briefly describe the modes of discharging a contract by mutual agreement under provisions of Contract Act. Discharge of contract की definition लिखेंगे जी. ये भाई मुझे बता दे, ये परेशान बैठा भाई. हाँ जी, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट की एग्जांपल्स क्या? सिर्फ नाम बताएं. रिसियन, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर और निगलेक्ट. किसका निगलेक्ट? प्रोमिसर के प्रोमिसी. प्रोमिसेस, निगलेक्ट और रिफ्यूजल. शाबाश. तो सिर्फ इनकी क्वेश्चन में सिर्फ लिस्ट लिखेंगे कि एक्सप्लेनेशन भी देंगे? एक्सप्लेनेशन भी देंगे. 8 नंबर का क्वेश्चन है. शाबाश. 10th. Respond to the following independent scenario under the provisions of Contract Act. Imran Traders entered into a 1-year contract with Minhas Oils Limited for the supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of ₹30,000 per dumper. अब मुझे नहीं पता ग्रेवल्स किसे कहते हैं, डंपर किसे कहते हैं, मुझे नहीं एग्जाम में पता, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कोई 1 साल के लिए. 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply, making it not profitable for Imran Traders to continue to supply the agreed price. यानी जो डीजल की प्राइसेस थी वो बढ़ गई. Therefore, it terminated the contract on the ground of impossibility of performance. इस बेस के ऊपर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया. उन्होंने कहा हमारे लिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट वारा नहीं खाता हमें, अब प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं. हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साल का हो चुका था, लेकिन उनका तब प्राइसेस कम थी, अब प्राइसेस बढ़ गई, अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते. कमेंट कीजिए. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है. क्या डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी हो गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है, स्टिल लायबल है. इमरान ट्रेडर्स आर स्टिल लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. कोई प्रॉब्लम इसमें जी? हाँ, तो ये नहीं ना. हाँ बिल्कुल, हम ये कहेंगे ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहिए. अगर ये पूरा नहीं करता
ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसको डैमेजेस पे करने होंगे। ये सारी बातें लिख दे इसमें, इसमें डैमेजेस वाली बात भी लिख सकते हैं। तालिब was indebted to Bashir for rupees 10,000. On Talib's request, Bashir agreed to accept Jahangir as his debtor in place of Talib. बशीर ने कहा चलो तालिब से तुम निकलो और तुम्हारी जगह पे मैं जहांगीर से पैसे ले लूंगा। जहांगीर फेल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट, जहांगीर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर सका। अंडर द प्रीमियम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। क्या बशीर तालिब से पेमेंट डिमांड कर सकता है? क्यों? नोवेशन हो गई। अब जहांगीर से उसने जब एग्रीमेंट कर लिया था तो अब जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया। 12 लालची ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई कॉटन yarn to फर्जी टेक्सटाइल लिमिटेड एट ए फिक्स प्राइस फॉर 1 year. 3 months after the formation of contract, the price of yarn increased sharply, making it commercially unviable for lalchi traders to continue the supply at agreed price. यहां तक क्लियर? प्राइस बढ़ गई। Therefore, they terminated the contract on the ground of difficulty/impossibility of performance. उन्होंने difficulty या impossibility की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। Under the provisions of Contract Act 1872, briefly describe whether the contract would be discharged under the above circumstances. क्यों नहीं? ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, ये वैलिड रीजन नहीं है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यस, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बिकॉज कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट ए वैलिड रीजन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट इसको पूरा करना पड़ेगा। ये कह रहा है व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ लालची ट्रेडर्स वर इंपोर्टिंग yarn टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ए बैन ऑन इट्स इंपोर्ट। अगर उसने इंपोर्ट करना हो और गवर्नमेंट इंपोर्ट पे बैन लगा दे, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब की बात सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सब्सिक्वेंट बैन बाय गवर्नमेंट इज ए वैलिड रीजन फॉर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज and parties are not liable to perform their duties. No damages will be paid to either party. क्यों? Supervening impossibility. शाबाश। इंपोर्ट की जगह उसने बैन हो गया ना, चाहे इंपोर्ट पे लगे चाहे एक्सपोर्ट पे लगे। गवर्नमेंट के बैन की वजह से अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहलाएगा। क्लियर जी? नेक्स्ट, अब ये आ गया हमारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करके आए हैं, किए एमसीक्यूज, टिक लगाए हैं। चलिए फिर तैयार हो जाइए एमसीक्यूज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी परफॉर्म्ड व्हेन वन पार्टी फुलफिल्स हिज प्रॉमिस, तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। बोथ प्रॉमिसेस परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। दोनों पार्टी जब अपना प्रॉमिस पूरा कर ले। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंगली ये बी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ प्रॉमिसर का है। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रॉमिसर होते हैं? कंसीडरेशन के हिसाब से, क्योंकि 2 कंसीडरेशन के लिहाज से 2 ही होंगे, 2 प्रॉमिस होते हैं ना। एक प्रॉमिस सलमान अख्तर को कर रहा होगा, दूसरा प्रॉमिस अख्तर सलमान को कर रहा होगा। वो उसको कह रहा होगा मैं तुम्हें चीज दूंगा, वो तो कह रहा होगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दोनों प्रॉमिसर और दोनों प्रॉमिस भी हैं, डिपेंड करता है प्रॉमिस कौन सा है। चीजों वाला प्रॉमिस होगा तो सलमान प्रॉमिसर अख्तर प्रॉमिसर, पैसों वाला प्रॉमिस होगा तो अख्तर प्रॉमिसर सलमान प्रॉमिसर। लॉ डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस? नो। वन ऑफ द प्रॉमिसर मेक्स अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? नो। कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होता है? बी,
जब दोनों ही अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म। वैलिड टेंडर रिक्वायर्स टू बी Unconditional. यस Proper place and टू time. बी मेड एट प्रॉपर प्लेस एंड टाइम, ये भी यस है। For the whole obligation. टू बी मेड फॉर होल क्वांटिटी, ये भी ठीक है। All of the किसको सेलेक्ट करूं? डी, ऑल ऑफ द अबव को। क्लियर? अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिस्टर ए एग्रीज टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ टी। किसको? टू मिस्टर बी। अच्छा, 100 बैग उसने सप्लाई करने हैं एट ₹1000 पर बैग ऑन ए पर्टिकुलर डेट। मिस्टर बी वाज टू पे सब्सिक्वेंटली आफ्टर द सप्लाई ऑफ टी। और मिस्टर बी ने पैसे कब अदा करने थे? कब पैसे अदा करने थे? टी की सप्लाई के बाद। पहले सप्लाई होनी थी टी की, फिर उसके बाद पेमेंट होनी थी। हुआ क्या? ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए सप्लाइज टी एंड मिस्टर बी मेक्स पेमेंट। उसने सप्लाई कर दिया, उसने पेमेंट। ये तो सारा कुछ ठीक हो गया, ये तो सारा कुछ ठीक हो गया। तो सवाल क्या है? क्वेश्चन ये है, इफ ऑन ड्यू डेट Mr. A makes contracted quantity, takes the contracted quantity of tea to Mr. B's godown and Mr. B refuses to accept the delivery. State the legal position. अगर वो उसके गोदाम में से लेके जाता और वो उसको रिफ्यूज कर देता तब क्या होता? पोजीशन बताइए। A, first case is attempted performance and second is voidable contract. नहीं, first case is voidable contract, second is attempted. अच्छा, इसमें second is attempted ये ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला ठीक। फर्स्ट केस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यस, ये ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी ऑप्शन हुई करेक्ट। 4, पेमेंट डी, फर्स्ट केस इज अटेम्प्टेड एंड सेकंड इज एक्चुअल। नहीं, ये उलट कर गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। 4, पेमेंट रिसीव्ड बाय क्रेडिटर मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड फॉर डिस्चार्जिंग डेट व्हिच हैज बीन बोरोड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डेटर। यस, जो पेमेंट होगी वो किसके मुताबिक एलोकेट होगी? जो डेटर जिसने पेमेंट किया उसने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उसके मुताबिक। करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी। इन ए लॉजिकल सीक्वेंस नहीं। विच हैज बीन बोरोड एट फर्स्ट, ये भी नहीं। विच हैज बीन बोरोड एट फर्स्ट, ये किस केस में रूल लगता है भला? जब ना डेटर ने एलोकेशन की अप्रोप्रिएशन की हो और ना ही क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएशन की हो, ये लगता है। क्लियर? तो इस केस में हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 5, मिस्टर एक्स promises to sell standing timber to Mr. Y. As per the terms of contract, Mr. X will cut and cord the timber, whereupon Mr. Y will take it away and pay for it. Mr. X cords only a part of timber and neglects to cord the rest. Mr. Y wants to initiate legal proceedings. Suggest him the legal action. दो लोगों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ। मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं दरख्त काटूंगा, लकड़ियों के गट्ठे बना के आपको बेचता रहूंगा। कितने अरसे के लिए एग्रीमेंट हुआ था? पीरियड नहीं बताया उसने, ठीक है। लेकिन ये उसने बताया कि मिस्टर एक्स ने सिर्फ पार्ट ऑफ टिम्बर, थोड़ा सा सिर्फ वो जो लकड़ी काट के उसके गट्ठे बनाए, बाकी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। क्या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है मिस्टर एक्स ने पूरा काम नहीं किया? कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, इन अल्फाज से कि मिस्टर एक्स कॉर्ड ओनली पार्ट ऑफ टिम्बर एंड निग्लेक्ट्स टू कॉर्ड द रेस्ट। मिस्टर वाई उसके साथ लीगल एक्शन लेना चाहता है, ले सकता है क्या? क्या मिस्टर में अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट? यस, ये बात ठीक है। मिस्टर वाई में क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को वाइड भी कर सकता है, कंपनसेशन भी ले सकता है। तो किसको करेक्ट करूं? पहले पूरा पढ़ ले। मिस्टर वाई डज नॉट हैव एनी लीगल रेमेडी, गलत।
मिस्टर वाई में वाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब डी में ए और बी दोनों कवर हो गए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हुई? डी। 6. Mr. Karam owes several debts to Mr. Kareem which are of distinct amounts and payable on different dates. यानी मिस्टर करम ने पैसे देने हैं कि लेने हैं? पैसे देने हैं किसको? मिस्टर करीम को, डिफरेंट डेट्स। One of the debts has become time barred and Mr. Kareem cannot legally recover from Mr. Karam. एक डेट टाइम बार्ड हो चुका है जो आपको पता है लीगली रिकवर नहीं करवाया जा सकता। On a particular date, Mr. Karam makes a payment but does not give any instructions. State the legal position with regard to appropriation of payment. Payment की उसने instructions कोई नहीं दी, क्या होगा? Mr. Kareem has no right to apply this payment for time barred debt. नहीं, गलत है। टाइम बार्ड अप्लाई कर सकता है। Mr. Karam's instruction has to be followed. इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं, फॉलो क्या करनी है? गलत। Mr. Kareem has to obtain court's advice. No. D. Mr. Kareem has a right to apply this payment for time barred debt. बिल्कुल उसका राइट है। किस डेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? डिस्प्यूटेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वरना टाइम बार्ड डेट की एप्लीकेशन हो सकती है। 7. Contract is said to be discharged, not needed to be performed by mutual agreement when change in a contract is made without free consent of party. ये वैलिड चेंज नहीं है जो फ्री कंसेंट के बगैर हो। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, नहीं, दोनों पार्टीज की तरफ से चेंज होना चाहिए। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय पैसिव सेंडर। इसका मतलब है ये चीज रिप्लेस हो गई है। तो न्यू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड या न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये सी ठीक है। और ये डिस्चार्ज का कौन सा केस था? नोवेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट में नोवेशन। 8. Mr. A agreed to supply 100 tons of iron ore to Mr. B on 1st January. On due date of supply, he took stipulated quantity of iron ore to Mr. B's residence. रेजिडेंस को अंडरलाइन करें एट 12 AM, 12 AM को अंडरलाइन करें। ये बताइए 12 AM सुबह के, आधी रात के, 12:30 के, दोपहर के? पक्का? कैसे पता चला? AM रात के 12 बजे शुरू होता है। ठीक है जी। वैलिड बिकॉज प्रोमिसर इज फुलफिलिंग द, अच्छा फिर क्या हुआ? दिस इज द केस ऑफ टेंटेड परफॉर्मेंस, द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस आर टेंटेड परफॉर्मेंस। आपको ये वैलिड परफॉर्मेंस लग रही है? क्यों वैलिड क्यों नहीं है? रीजनेबल टाइम भी नहीं है, रीजनेबल प्लेस भी नहीं है। टाइम कैसे पता चला नहीं है? आधी रात को आ गया वो, हाँ, और दूसरा उसके घर चला गया था, तो ये मुनासिब तो नहीं है ना, अगर नहीं जाना चाहिए भाई। बिजनेस डीलिंग बिजनेस, और आपको ये पता है अगर आप घर में कमर्शियल तजारत का सामान रखते हैं वो भी इल्लीगल है, घर में नहीं रख सकते, ठीक है? तो इसीलिए ये इल्लीगल है। ये क्या दिस टेंटेड परफॉर्म वैलिड है? इनवैलिड। अच्छा, अब इनवैलिड की दो ऑप्शन है, बी और डी। कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं जिसमें बेसिस ऑफ डिसीजन भी ठीक हो? इनवैलिड बिकॉज प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल, या बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट रीजनेबल? प्लेस और टाइम दोनों नहीं, टाइम एंड प्लेस दोनों ही रीजनेबल नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हुई। 9. एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस बाय प्रॉमिस इज वैलिड, जिसे हम क्या कहते थे? रिमिशन। फिर रिमिशन, अगले ही क्वेश्चन में रिमिशन भी पूछ लिया। रिमिशन मींस गिविंग अप सम राइट्स इन फेवर ऑफ प्रॉमिसर, या एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर परफॉर्मेंस? डेफिनेशन में उसने एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस डेफिनेशन में जिक्र किया ना। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी नॉट बाय बोथ द पार्टी। द करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। 11. Mr. A entered to an agreement with Mr. B for selling 100 tons of wheat at a specified price to him on 15 March.
but before the due date of delivery the president of Pakistan has passed an ordinance debarring का मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना. Debarring the individual from supplying more than 5 tons of wheat, कि वो इंडिविजुअल एक दूसरे को 5 टन से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते. State the legal position of contract between A and Mr. B. लीगल पोजीशन क्या है? वैलिड के वाइड? वाइड. किस वजह से? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस हैज बिकम अनलॉफुल. ठीक कह रहा है. बी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी कम्स टू एन एंड बिकॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड. नहीं, वो तो उधर वैलिड है. वीट थोड़ी जल जुल गई है. C, the contract between A and B comes to an end because of person incapacity of party. पार्टी में से किसी को भी person incapacity नहीं. D, the contract between A and B comes to an end because certain state of things gets changed. नहीं, ये वो state of things वाला non existence वाला question भी नहीं है. तो correct option हमारी क्या हुई? ये option. Next 12. Contract will not be discharged on account of supervening impossibility in case of change in law. गलत. change in law में supervening impossibility है. Death of promisor in the contract of personal nature. Maybe. Failure of third party relied upon by promisor. ये default of third party है, ये valid नहीं है. Valid reason नहीं है supervening impossibility. D, non-existence of particular state of thing essential for performance of a contract. Contract valid रहता है? D में 12 के D में contract नहीं रहता. वो certain necessary states ही जब नहीं अकर होगी तो. 13 supervening impossibility means subsequent. 14. Which of the following statement is true? True statement. Partial impossibility does not invalidate a contract. सही क्या गलत? सही, यही चूज करनी थी, लेकिन बाकी भी पढ़ने में क्यों गलत है? Impossible due to conduct of third party will discharge contract. Impossibility हमने ढूंढनी कौन सी है? True. ये ट्रू थी, ये गलत है क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट नहीं करती. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं करती. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज ए वैलिड ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये भी गलत. तो सच बात सिर्फ एक है, कौन सी? ए वाले. क्योंकि ए में कह रहा है जब पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी होगी इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट नहीं होता. ठीक है, इसे इनवैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट यानी वैलिड ही रहता है. ये स्टेटमेंट ठीक है, बाकी स्टेटमेंट सारी गलत है. 15. Mr. H hired a room in some hotel of Lahore to witness PSL final match on 22 March, but due to emergency declared by government in the wake of pandemic coronavirus, the match was cancelled. Examine the legality of this contract. Mr. H is liable to pay the rent. Mr. H is excused from, excuse means माफी मिल गई. Obligation of paying rent to the hotel. अब इसने होटल को रेंट पे नहीं करना. Mr. H is liable to pay the rent along with interest. No. Mr. H is excused from the obligation due to personal incapacity. नहीं, ये personal incapacity का केस नहीं है, बल्कि ये क्या है? बैन बाय गवर्नमेंट. करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी. 16. Contract is a mutual exchange of promises between two parties when both the promisor do what they have promised to do. The contract is said to be performed and contract comes to an end. Performance of contract may be of two types. इतनी लंबी चौड़ी बात करके एंड में क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप्स की होती है. कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड. डी ऑप्शन करेक्ट है. लीगल परफॉर्मेंस इलीगल पढ़ाई नहीं कभी, पता नहीं क्या है गलत. कंडीशनल परफॉर्मेंस एंड पढ़ाई नहीं कभी. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये एक ही चीज के दो नाम है. एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ये है हमारा दो टाइप्स. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले.
मंडे वाले दिन का, जी जी क्वेश्चन अब बैठ जा भाई, क्वेश्चन है अभी क्लास का। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा और प्राइसेस इंक्रीज कर दिया और एक टर्मिनेट कर देता है, प्रॉमिस टर्मिनेट कर देता कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रॉमिस क्लेम टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के दरमियान में, प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से प्रॉमिसर ने रिफ्यूज कर दिया, यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या प्रॉमिसर डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस क्लेम। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पे दोनों पार्टीज एग्री कर लें तो फिर डैमेजेस नहीं होंगे। वो कौन सा केस हो जाएगा? रिसीएन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 7 मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ, एक मिनट है। होम असाइनमेंट में कोई और क्वेश्चन तो नहीं? वॉल्यूम 2 तो नहीं था? पक्का नहीं था? चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।